हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय महिलाओं का आधुनिक समाज के संदर्भ में क्या स्थिति है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग परंपरागत समाज या प्राचीन समाज के विषय में हम लोग भारतीय महिलाओं की स्थिति का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति के विषय में अध्ययन करेंगे। आपसे मैं ये भी बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि सुनने से बहुत चीज़ याद होती है, बहुत जल्दी याद होती है, इसलिए आप कहीं भी पढ़ें, कहीं भी लिखें, आप सुनने पर ज़्यादा ध्यान रखिए ताकि आपको जल्दी से याद हो सके। हम चलते हैं इस आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में देखने। तो आधुनिक जो समाज की जो स्त्रियों की स्थिति जो दिख रही है, या जो उनके अधिकार, कर्तव्यों और उनकी स्थिति में जो सुधार हो रहा है, इसका अगर प्रारंभ पूछा जाए तो यह भगवान बुद्ध से ही हो जाता है। भगवान बुद्ध ने महिलाओं के लिए स्वतंत्र शिक्षा और वर्ण व्यवस्था को भंग करने की भी बात की। उन्होंने वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठ करके सबको समान शिक्षा, सबको समान अधिकार की बातें शिक्षा के माध्यम से करना शुरू कर दिया था। परंतु अगर आगे हम चलें तो इसके बाद भारत में, इसके बाद स्वतंत्रता के पहले अगर देखें उपनिवेश काल के समय, तो उपनिवेश काल के समय राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी इत्यादि बहुत सारे समाज सेवकों ने और समाज सुधारकों ने महिलाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने का काफ़ी प्रयास किया, और सुधार भी ब्रिटिश शासन के माध्यम से हुआ भी, जिसमें सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि बहुत सारे स्त्रियों से संबंधित सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का कार्य किया गया। इसके संग अगर हम देखें तो अंग्रेजी काल में, उपनिवेश काल में ही समाज में शिक्षा और समानता महिलाओं के प्रति समान रूप से थी, परंतु अंग्रेज़ों के शोषण काल का जो दृष्टिकोण था, आर्थिक शोषण की जो प्रवृत्ति थी, इसके वजह से उनके संस्कृतियों के माध्यम से और उनके व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से जो संदेश भारतीयों को मिलता था, वह भारतीय उसको अपना ना सके, न उसे पालन करने में सफल हो सके, क्योंकि आर्थिक कमजोरी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इसलिए उपनिवेश काल के समय महिलाओं के प्रति आधुनिकीकरण या आधुनिक विचारधारा या दृष्टिकोण का तो संदेश आया, परंतु उस पर चलना बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि आर्थिक शोषण का शिकार पूरा भारत हो चुका था। अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें महिलाओं की स्थिति, तो संवैधानिक तौर से, न्यायिक प्रक्रिया के तौर पर महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं रखा गया है। अर्थात भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं, उस मूल अधिकार में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार है। कर्तव्यों जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, उसमें स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान है। नीति निर्देशक तत्व उसके लिए भी समान है। न्यायपालिका में भी विधि प्रविधि सब समान है, स्त्री पुरुष के लिए सबके लिए समान बनाया गया है। उसी तरह से विवाह संबंधी या किसी स्त्री पुरुष विवाद संबंधी या उत्पीड़न संबंधी या जो कुछ भी है, उसमें जो है उचित और नैतिक मूल्यों को महत्व दिया गया है। किसी धर्म के आधार पर वह निर्णय लेने का अधिकार, निर्णय लेने संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया था। और इतना ही नहीं, राजनीतिक प्रोत्साहन भी आधुनिक समाज में दिया जाता है। राजनीतिक प्रोत्साहन, संवैधानिक रूप से तो काफ़ी अधिकार है महिलाओं को, और है भी, और उसका जहाँ तक संज्ञान में आता है वहाँ तक संविधान या न्यायालय उसका पालन भी करता रहता है। और आधुनिक समय में राजनीतिक जागरूकता के रूप में महिलाओं की भूमिका बढ़ती भी जा रही है। लेकिन महत्व की बात है कि सामाजिक स्थिति क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है। संवैधानिक तौर पे देखते हैं, राजनीतिक तौर पे देखते हैं, तो महिलाओं को पुरुषों के समान सभी लगभग अधिकार और कर्तव्य मिला हुआ है। परंतु अगर हम सामाजिक तौर पर देखें, सामाजिक संबंधों के आधार पर देखें, तो महिलाओं की स्थिति कुछ और ही देखने को मिलती है। उसको हम लोग स्पष्ट रूप से इस प्रकार देखते हैं। अगर हम सामाजिक रूप से बात करें तो समाज जहाँ संबंध पाया जाता है वहाँ समाज है। वह संबंध जीव जंतु, समान जाति, प्रकृति, भौगोलिक परिस्थिति, आजीविका, धन इत्यादि अनेक क्षेत्रों से संबंधित होता है। इसलिए
जो समाज है वह अनेक प्रकार के संबंधों का जाल है और उस जाल का ताना बाना स्वयं मनुष्य अपनी विवेक बुद्धि व्यवहार के आधार पर बुनता है। जो जितना ज़्यादा समाज को जोड़ लेता है वो उतना ही महान होता है। या फिर भी अगर देखा जाए तो सामाजिक जो स्वरूप है वो महिलाओं का वह विभिन्न स्वरूपों में देखने को मिलता है, परंतु उसको सामाजिक रूप से कुछ और होना चाहिए। इसी के विषय में हम लोग देखेंगे। देखने में आता है कि संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार, संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार समाज में परिवार की मुख्य धुरी महिलाएं होने के बावजूद भी जो संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार है समाज में वह पुरुष को ही प्राप्त है। महिला को उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त, यानी पुत्री को उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं है, ऐसा प्रावधान किया गया है। रह गई बात की ये जो विशेष परिस्थितियों में भी देखा जाए तो विवाह के बाद भी यह चीज़ ऐसी है कि पुत्र ही अधिकार होगा, पत्नी का अधिकार उस पर नहीं होगा, या उसका कोई विशेष प्रभावशाली नियम नहीं बना हुआ है, ये कहने का मतलब है। यानी सामाजिक स्थिति में परिवार का मुख्य धुरी होने के बावजूद भी उत्तराधिकार संबंधी स्थितियों में ज़्यादा बेहतर स्थिति महिलाओं की नहीं है। दूसरा देखें, नेतृत्व की अगर हम बात करें तो सामाजिक नेतृत्व के अंतर्गत देखें तो घरेलू स्तर पर यानी सामान्य दिनचर्या से संबंधित तो महिलाएं नेतृत्व करती हैं, परंतु घरेलू स्तर का ही नेतृत्व हर जगह प्रभावी होगा ऐसा नहीं। बाहरी नेतृत्व में उनकी स्थिति कुछ और ही है। बाहरी नेतृत्व में आज भी वो गौड़ ही हैं, और घर के भी नेतृत्व में जो विशेष कार्यक्रम होते हैं उसमें पुरुष का ही चलता है। यानी महिलाओं की सामाजिक स्थिति घरेलू स्तर पर भी नेतृत्व के संदर्भ में आवश्यक होते हुए भी विशेष प्रभावशाली देखने को नहीं मिलता है। यदि हम सामाजिक न्याय की बात करें तो समाज में संबंधों का आधार जन्म और नातेदारी दो आधार पर होते, जन्म और विवाह दो आधार पर होता है, परंतु जो घरेलू न्याय की बात आती है तब भी वह ज़्यादातर पुरुषों के हाथ में होता है। सामाजिक न्याय की बात आती है तो भी सामाजिक तौर पर पुरुष ही ज़्यादा इंटरफियर करता है, महिलाएं गौड़ हो जाती हैं सामाजिक स्थिति। यानी सामाजिक न्याय में भी उनकी इच्छा होते हुए भी वो प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष हो जाती हैं। यह इनकी स्थिति है सामाजिक न्याय के संदर्भ में। अगर हम उत्पीड़न की बात करें तो पुरुषों द्वारा भी महिलाओं का उत्पीड़न होता है और महिलाओं द्वारा भी महिलाओं का उत्पीड़न देखा जाता है, परंतु यदि इस समस्या के समाधान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो या इस समस्या के क्या कोई व्यवस्थित हल के दृष्टिकोण में सोचा जाए तो महिलाएं इसमें प्रमुख न होकर के पुरुष ही प्रमुख हो जाता है। यानी सुरक्षा के तौर पर भी पुरुष ही प्रमुख हो जाता है उत्पीड़न को समाप्त करने के संदर्भ में भी। तो महिलाओं की स्थिति सुरक्षा के संदर्भ में यह है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो हम महिलाओं के जो है जितना पुरुष को संवैधानिक तौर पर स्वतंत्रता प्राप्त है उतना ही महिलाओं को प्राप्त है, लेकिन सामाजिक तौर पर देखें, घरेलू तौर पर देखें और एक प्रकार से विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत देखें, विशेष उत्सवों के अंतर्गत देखें तो यह जो है स्वतंत्रता पुरुषों से बाधित होने लगती है। महिलाओं को स्वतंत्रता तो है लेकिन सुरक्षा के भय से विभिन्न प्रकार की विचार भावनाओं और दृष्टिकोणों के भय से उतना खुलकर वह व्यवस्थित नहीं जी पाती, निडर होकर नहीं जी पाती जितना पुरुष जीता है। उसी तरह से अगर हम छठा की बात करें आजीविका के संदर्भ में आज भी महिलाएं समाज में पुरुषों पर ज़्यादा निर्भर हैं। ये थोड़ा मोड़ा अगर काज भी करती हैं, आत्मनिर्भर हैं भी, तो मात्र वो जीवन यापन भर ही है। और कहीं भी अगर आजीविका उच्च स्तर पर कहीं प्राप्त भी होती है तो वहाँ पर अधिकांशतः शोषण का बहुत ज़्यादा डर रहता है और शोषण भी पाया जाता है, डर भी रहता है। इस प्रकार से महिलाओं को अगर आजीविका के संदर्भ में देखें तो सामाजिक रूप में यह भी इनका कोई व्यवस्थित दृष्टिकोण या कोई व्यवस्थित नेचर या कोई व्यवस्थित ढंग का विकास स्वस्थ ढंग से नहीं देखने को मिलता। उसी तरह से अगर धार्मिक दायित्वों की बात करें तो जितने भी धार्मिक दायित्व हैं अधिकांशतः महिलाओं के द्वारा ही चलते रहते हैं। संस्कृतियों का संरक्षण महिलाओं के द्वारा होता है। धार्मिक गतिविधियों, धार्मिक भावनाओं, धार्मिक क्रियाकलापों को भी महिलाओं के ही माध्यम से क्रियाकलाप पूरे किए जाते हैं। परंतु जब कोई धार्मिक न्याय की बात आती है, धार्मिक सांप्रदायिक निर्णय की बात आती है तो फिर महिलाएं गौड़ हो जाती हैं। इस प्रकार से महिलाएं केंद्र बिंदु में होने के बावजूद भी उनकी स्थिति विशेष समय, विशेष क्रियाकलापों में, विशेष संदर्भों में वो गौड़ होती जाती हैं। अब है क्या कि अगर ये सामाजिक स्थिति में
समाज और देश का, ये कहें समाज या देश का प्रमुख इकाई परिवार ही होता है और परिवार ही महत्वपूर्ण होता है और परिवार का केंद्र बिंदु ही महिलाएं होती हैं। तो इन केंद्र बिंदु के होने के बावजूद भी इनके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना आवश्यक है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए या ये कहें महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा या स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण करनी होती निम्न विचारधाराओं को या निम्न गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। तो जिस प्रकार से संवैधानिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर महिलाओं में जागरूकता, अधिकार और कर्तव्यों की मांग और उनका अधिकार और कर्तव्यों के क्षेत्र में कर्मों के आधार पर विकास हो रहा है, उसी तरह से सामाजिक क्षेत्रों में भी उनका विकास होने लगेगा। तो उसके लिए हमको लोग क्या करना होगा? पहला ये है कि जो संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार की बात है, उनको वह उत्तराधिकार विवाह के साथ ही अस्थायी रूप से प्राप्त हो जाए। विवाह के साथ ही अस्थायी रूप से अगर प्राप्त हो जाएगा, तो जिस तरह से अगर पुरुष छोड़ देता है तो महिलाओं के लिए विवाह करना काफ़ी कठिन समस्या बन जाता है, तो उसी तरह से अगर पुरुष छोड़ता है तो उसकी संपत्ति में वह अस्थायी रूप से भागीदार होने के कारण से वह दूसरा विवाह न करे तो उस परिस्थिति में वो अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि 2 बच्चे होने के बाद, 3 बच्चे होने के बाद, 1 बच्चा होने के बाद छोड़ देना, तलाक दे देना, यह मानवीय मूल्यों के बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल गलत है। ऐसी कंडीशन में महिलाओं को अस्थायी अधिकार मिलना चाहिए संपत्ति में, इसका व्यवस्था करना चाहिए सामाजिक तौर पर। सामाजिक सहभागिता का अर्थ यह है कि कोई भी घरेलू स्तर पे हो, चाहे सामाजिक स्तर पे कोई कार्यक्रम हो, चाहे संवैधानिक तौर पे कोई निर्णय हो या फिर सामाजिक तौर पर कोई परिवर्तन हो, उसमें महिलाओं की सहभागिता भी शैक्षिक दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए अवश्य करना चाहिए, ताकि उनका जो मूल स्वरूप है, जो मूल त्याग, मूल सेवा का आधार है, उसका उनको वास्तविक प्रतिफल मिल सके। वे अपनी समस्या या अपनी व्यवस्था या अपनी गतिविधियों का संचालन करते हुए अपनी समस्याओं को दूर कर सके। तीसरा है सामाजिक न्याय का महत्व। जिस तरह से पारिवारिक न्याय में उनको जो है पारिवारिक न्याय चाहिए, उसी तरह से उनको सामाजिक न्याय, सामाजिक तौर पर भी न्याय या सामूहिक न्याय के लिए भी उनको जो है विशेष योगदान या विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि वह जो है सामाजिक स्तर पर भी वो अपना न्याय कर सकें। सामाजिक न्याय को अपने ढंग से, उपयुक्त ढंग से इस प्रकार निर्णय हो कि उसमें किसी की क्षति न हो, अर्थात महिलाओं को सामाजिक तौर पर जो अवहेलना झेलना पड़ता है वो सब कठोर सज़ा के माध्यम से दूर करते हुए वो सामाजिक न्याय और सम्मान को प्राप्त कर सके। चौथा उत्पीड़न की बात आती, जो नारी उत्पीड़न की बात आती, चाहे पुरुष द्वारा होता हो चाहे स्त्री द्वारा हो, तो ऐसे परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि शिक्षा का काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही उत्तम आचरण या नैतिक आचरण संबंधी गतिविधियों के महत्व को समझाया जाए, बताया जाए, सभी को पढ़ाया जाए। तो ये जो उत्पीड़न संबंधी गतिविधियाँ कम होंगी और महिलाओं का सामाजिक स्तर में सुधार होगा, उनके व्यवहार और गतिविधियों का विकास होगा। अगर ये बात करें स्वतंत्रता की बात, यदि महिलाओं की किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता का हनन होता है या मान सम्मान की किसी प्रकार की हानि होती है, तो उसके लिए कठोर नियम बनाए जाए, वो तत्काल प्रभावी हो और आचार संहिता के अनुसार, एक प्रकार से कहें कि व्यवहारों और महिलाओं के प्रति व्यवहार, पुरुषों के प्रति उचित व्यवहार के प्रति एक अनुशासनात्मक आचार संहिता हो, जिससे यह स्पष्ट स्वरूप हो कि नहीं, यह अपराध या यह व्यवहार करने पर गलत माना जाएगा। ऐसा भी शिक्षा के माध्यम से, सरकार के माध्यम से सुनिश्चित करते हुए निर्देश देना चाहिए। अगला है आजीविका की बात की जाए, तो आजीविका के संदर्भ में महिलाओं को काफ़ी शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए। भारत सरकार इसमें कौशल विकास कार्यक्रम के तहत देती भी है, परंतु अभी वह जो प्रशिक्षण है अभी व्यापक तौर पर, क्योंकि भारत गाँवों का देश है, भी ग्रामीण स्तर पर भी उसे काफ़ी प्रचार प्रसार देना चाहिए, ताकि वह प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी आजीविका संबंधी अधिकार सरकार से भी प्राप्त कर सके। जैसे आजीविका संबंधी अधिकार भारतीय संविधान सभी नागरिकों को भारत के प्रति देता है, भारत सरकार के प्रति देता है, परंतु राजनीतिक क्षेत्रों में लूट खसोट चोरी के कारण से जो है यह अधिकार राजनीतिक द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी बेरोजगारी की समस्या होती है या बेरोजगारी की समस्या देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो जो केजरीवाल हैं, उनका जो शासन तंत्र है उसको देखिए, उन्होंने बिना सिर्फ टैक्स के ही एक प्रमुख कर के आधार पर दिल्ली को किस प्रकार से बना के रखा। उसी तरह से अगर अब देखा जाए तो सभी राज्यों में अच्छी व्यवस्था हो सकती है, बस राजनीतिक भ्रष्टाचार और नौकरशाहों का भ्रष्टाचार को बस दूर करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मतदान सभी बीमारी का बेहतरीन इलाज है, जैसा केजरीवाल ने दिल्ली में कर दिखाया।
अगर हम बात करें सामाजिक जागरूकता की, तो धार्मिक दायित्वों में जिस तरह से महिलाएं घरेलू स्तर पर प्रमुख हैं, उसी तरह से धार्मिक दायित्वों पर उन नैतिक मूल्यों को, उन आदर्शों को, उन क्रियाओं गतिविधियों को भी महिलाओं को केंद्र में रखते हुए उनसे संबंधित बातों, विचारों, इनके त्याग, महान उपलब्धि, ऐतिहासिक प्रमाण इत्यादि को भी सिखाते पढ़ाते रहना चाहिए, ताकि उनका धार्मिक दायित्वों के संग सामाजिक दायित्वों में भी उनके मूल्य महत्व को लोग समझ सकें और महिलाओं के प्रति उचित व्यवहार कर सकें। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भारतीय महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है वह किस प्रकार की है और इसमें किस प्रकार से सुधार करते हुए उनको बेहतर बनाया जा सकता है। यदि आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।